नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर जयवीर शाह और मैं एक पेटेंट एजेंट भी हूँ। नंबर है 3339 और ये चैनल मैंने स्पेसिफिकली पेटेंट रूल्स, पेटेंट एक्ट, पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन के एमसीक्यूज एंड पेपर 2 की प्रिपरेशन के लिए बनाई है और साथ साथ में पेटेंट की नॉलेज से कैसे अर्निंग भी कर सकते हैं उसके बारे में बनाई है। तो आई होप आप ये एंजॉय कर रहे होंगे। अगर नहीं किया है तो ये वीडियो जो है ना उसमें एमसीक्यूज हम लेने वाले हैं वो है 191 से 200 तक के। तो अब आप पूछोगे कि 190 तक के एमसीक्यूज कहाँ पर है, तो उसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना होगा। एंड में तीनों प्लेलिस्ट आएगी, एक में थ्योरी पूरी क्लियर डिराइव की गई है, पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के नाम से वो प्लेलिस्ट होगी। दूसरी प्लेलिस्ट है एमसीक्यू के नाम से, वहां पर ये सारे एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। और तीसरी प्लेलिस्ट होगी पेपर 2 जो सबसे इजीएस्ट पेपर होता है। जी हाँ, पेपर 2 इज द इजीएस्ट पेपर ऑफ द पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन। वो कैसे इजीएस्ट बन जाएगा उसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन है, ड्राफ्टिंग, केस स्टडी, सारी चीजें अवेलेबल है। बस सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन रखिए ताकि आपके पास नए नए वीडियोस आते रहें। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। आपको अभी क्या करना है, क्वेश्चन पढ़िए, पॉज कीजिए वीडियो को, आंसर सोचिए और फिर जाके मेरे आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन को देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। विच अमंग द फॉलोइंग ग्राउंड्स कैन बी रेज्ड आफ्टर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ द ग्रांट ऑफ अ पेटेंट फॉर ग्रांट ऑफ कंपल्सरी लाइसेंस? कौन से ग्रांट दे सकते हैं? इफ अ कॉम्पिटिटर इज प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द मार्केट, कॉम्पिटिटर मार्केट में नहीं आना चाहता है, ये क्या ग्राउंड है? नहीं, ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है। इफ द इन्वेंशन इज नॉट अवेलेबल टू द पब्लिक एट रीजनेबली अफोर्डेबल प्राइस, ये बात सही है कि कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जैसे कि बहुत महंगे होते हैं मगर उसको अफोर्डेबल बना के बेचना है, यही चीज सिखाई जाती है पेटेंट में। इफ द इन्वेंशन कैन नॉट बी कॉमर्शियली वर्क इन अ पीसीटी सिग्नेटरी कंट्रीज एक्सेप्ट इंडिया, अरे इंडिया की बात करो, बाहर की बात कुछ नहीं है, तो ये ग्राउंड भी गलत है, ये ग्राउंड भी गलत है। इफ द इन्वेंशन हैज मेट द रीजनेबल रिक्वायरमेंट फॉर द पब्लिक, अरे रीजनेबल रिक्वायरमेंट मेट कर दी गई तो फिर कंपलसरी लाइसेंस क्यों करना है? तो ये भी बात गलत है। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 मगर 192 of the series. Which among the following are the sequence of events the controller considered in deciding the application filed for compulsory license under section 84? Consider क्या क्या करते हैं controller? The ability of the applicant to work the invention to the public advantage. ये जो बात, जो एप्लीकेंट है ना, जो कंट्रोलर के पास आते हैं कि मुझे कंपलसरी लाइसेंस दे दो, उनके लिए क्या क्या सोचते हैं, तो क्या वो पब्लिक के एडवांटेज के लिए काम कर पाएगा? कंट्रोलर ऐसा सोचेंगे। नंबर ऑफ एप्लीकेशंस फाइल्ड बाय द एप्लीकेंट, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस की क्या बात है। एंड सी है द कैपेसिटी ऑफ द एप्लीकेंट टू अंडरटेक द रिस्क इन प्रोवाइडिंग कैपिटल एंड वर्किंग इन्वेंशन, एप्लीकेंट के पास थोड़े से रुपये भी होने चाहिए ना, तो ही वो कंपलसरी लाइसेंस लेके उस प्रोडक्ट को बना पाएगा। तो ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द गलत आंसर। तो ऑप्शन डी इज द परफेक्ट आंसर, ए एंड सी बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53 स्टेटमेंट 1 कह रहा है, इन कंसिडरिंग द एप्लीकेशन फॉर कंपलसरी लाइसेंस द कंट्रोलर शैल टेक इनटू अकाउंट द टाइम इलेप्स्ड सिंस द सीलिंग ऑफ द पेटेंट, जब से पेटेंट सील हुआ है तब से टाइम उसका गिना जाएगा। एंड दूसरा है, द रीजनेबल रिक्वायरमेंट ऑफ द पब्लिक shall be deemed not to have been satisfied if the demand for the patented article has not been met to an adequate extent on reasonable terms। तो क्वेश्चन नंबर 53 के दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए यहाँ पर हम डी पे टिक करते हैं कि पेटेंट जब लैप्स हो गई है, द कंट्रोलर शैल टेक इनटू अकाउंट द टाइम elapsed since the sealing of the patent, जब से सील किया गया पेटेंट तब से टाइम को कंसीडर करेंगे। and the reasonable requirement of the public shall be deemed not to have been satisfied if the demand for the patented article has not been met to an adequate extent or a reasonable terms। reasonable terms तक नहीं जाएंगे तो फिर वो जो पेटेंटेड आर्टिकल है ना उसने सेटिस्फाइड नहीं किया है पब्लिक की डिमांड को, इसीलिए कंपलसरी लाइसेंस तक जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 54, an application for revision of term and conditions of the compulsory license shall be initiated by the licensee only when the invention has been commercially worked for a period of not less than, कब तक? आंसर दीजिए। चलिए 54 का आंसर है 12 मंथ, एटलीस्ट फॉर 12 मंथ उनको लगेंगे, तब जाके वो बोल सकते हैं कि एन एप्लीकेशन फॉर द रिवीजन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अ कंपलसरी लाइसेंस,
उस टर्म्स एंड कंडीशन में रिवीजन कीजिए। shall be initiated by the licensee only when the invention has been commercially worked for a period of not less than 12 months के लिए, तो पीरियड के लिए वर्क करना ही चाहिए। 9 मंथ किसके लिए है? 9 मंथ अगर आप याद करें तो 9 मंथ में आता है एफईआर का रिप्लाई प्लस एक्सटेंशन टाइम के साथ। 6 महीने का रिप्लाई होता है एंड प्लस एक्सटेंशन ऑफ टाइम 3 महीने का फॉर्म 4 फाइल अप करके। 6 मंथ प्रूफ ऑफ राइट के लिए भी है, एफईआर के रिप्लाई के लिए भी है, बहुत सारी जगह पर 6 मंथ आ रहा है। 3 मंथ्स कहां पर है? 3 मंथ्स आप सरेंडर में देख लीजिए। सरेंडर में जब पेटेंटी वापस एप्लीकेशन करता है ना नोटिफिकेशन से, तो 3 मंथ के अंदर अंदर सरेंडर के लिए वापस एप्लीकेशन करनी पड़ती है, तो फॉर्म नंबर 14 फाइल करके। चलिए, तो ये चीज हो गई। 54 क्वेश्चन है, 55 पे चलते हैं। सीरीज का 195th क्वेश्चन। सेक्शन 25(1) ऑफ द पेटेंट एक्ट डील्स विद सेक्शन 25(1) प्री ग्रांट ऑपोजिशन। पोस्ट ग्रांट में 25(2) बोथ तो आएगा नहीं। एग्जामिनेशन के लिए सेक्शन नंबर 12, तो ये भी नहीं आएगा। चलिए 56 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। अ प्री ग्रांट ऑपोजिशन प्रोसीडिंग एज पर सेक्शन 25(1) इनिशिएटेड बाय, ये तो कोई भी कर सकता है, एनीवन। एंड 25(2) जो है पोस्ट ग्रांट, पर्सन इंटरेस्टेड ओनली, तो एनीवन एंड पर्सन इंटरेस्टेड। पर्सन इंटरेस्टेड एंड एनीवन ये गलत है। एनीवन एंड पर्सन इंटरेस्टेड ये सही है। एनी पर्सन ये भी गलत है। पर्सन इंटरेस्टेड ये भी गलत है। यहाँ पर एनी पर्सन बाय फाइलिंग 7A और यहाँ पर पर्सन इंटरेस्टेड बाय फाइलिंग 7, बट वहाँ पर 1 बरस का ही टाइम होता है पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन के लिए, उसके बाद में रिवोकेशन के लिए जा सकते हैं एज पर सेक्शन 64। 57 नंबर का क्वेश्चन है। मिस्टर अजय फाइल्ड पेटेंट एप्लीकेशन ऑन एन invention alone without obtaining consent from Mr. Shyam, who had worked with him on it. After resigning from a company where he had signed a non-disclosure and other confidential agreement with the employer, pre-grant opposition on this application can be filed on the opposition based on wrongful obtainment of the invention. सही बात है, ये तो है ही। सेकंड ऑप्शन है opposition based on the anticipation by the prior use, नहीं, anticipation नहीं, ये wrongful obtainment है। opposition based on the insufficiency of the disclosure, नहीं, ये wrongful obtainment है। and opposition based on the anticipation by the prior publication, नहीं, यहाँ पर A is the correct answer। 57 का A is the correct answer। 58 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। The controller shall constitute an opposition board consisting of a 3-member on a receipt of notice of opposition under पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन, ए इज द करेक्ट आंसर। और वो 3 में वो पर्सन नहीं होगा जिसने उस पेटेंट के लिए एग्जामिनेशन करके रखी है, वो पर्सन इस 3 के ग्रुप में नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 59, स्टेटमेंट 1, प्री ग्रांट ऑपोजिशन कैन बी फाइल्ड एनी टाइम बिफोर द ग्रांट, preferably it is within 6 months from the date of publication of application as stated in rule number 55(1)(a). and statement 2, the window period for filing post grant opposition is 1 year from the date of publication of grant। तो यहां पर है ना, दोनों स्टेटमेंट सही है, करेक्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 60, that is, a patentee is not obligated to consent or leave his reply to the opposition raised under the section 25(2), and this won't affect the status of the patent। पेटेंट के स्टेटस को ये कोई इफेक्ट नहीं करेगा। पेटेंट इज नॉट ऑब्लिगेट टू कंसेंट और लीव हिज रिप्लाई टू द ऑपोजिशन रेज्ड अंडर द सेक्शन 25(2), क्योंकि वहां पर ऑपोजिशन बोर्ड कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। स्टेटमेंट 2 है, इन केसेस वेयर द प्री ग्रांट ऑपोजिशन इज फाइल्ड, द कंट्रोलर कैन एक्सरसाइज हिज discretion regarding merits of the opposition before issuing a notice to the applicant, while in case of post grant opposition the controller has to mandatorily notify the patent। ये बात सही है। 25(1) में तो क्या होता है कि एफईआर कभी कभी बाकी होता है, तो एफईआर में वो चीज डाल देते हैं। तो बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, डी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। तो इसी के साथ 200 क्वेश्चन खत्म होते हैं यहाँ पर। और अगर कोई आपका डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर डाउट्स। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। प्लेलिस्ट आ रही है ना, देखिएगा।